हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि मैं एक एक चैप्टर के ऊपर एक एक डिटेल में अपन जाके वीडियो लेक्चर बनाएंगे। तो चलो टाइम आ चुका है। सबसे पहला चैप्टर अपन जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन डेप्थ में पढ़ते हैं। ओके, क्या होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कैसे लिया जाता है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, कौन लेने के लिए लायबल है, वो सब आज इन डेप्थ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो क्या है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, किसको लेना पड़ता है, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद क्या होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेके आप कैसे पता चलता है कि कोई बंदा रजिस्टर है या नहीं है। तो देखो, तो जैसे ही कोई बंदा रजिस्टर्ड हो जाएगा उसको मिलता है एक जीएसटीएन। यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तो ठीक है, तो एक जीएसटीएन नंबर अलॉट होएगा जो 15 डिजिट का पैन बेस्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेगा। ठीक है, एक जीएसटीएन में कभी डुप्लीकेशन आ ही नहीं सकता है। ठीक है, जैसे अपना पैन कार्ड होता है, जैसे अपना पैन नंबर होता है, वैसे जीएसटीएन का एक 15 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा जिसके अंदर पैन भी कंसिस्ट रहेगा। अगर अच्छे से वो इमेज को देख पा रहे हो तो पता चलेगा। पहला जो है 09 जो लिखा हुआ है दैट इज स्टेट कोड। ठीक है, हर एक स्टेट को एक अलग अलग कोड दिए गए, उन स्टेट कोड के हिसाब, जैसे कि 22 है 24 है, तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग कोड्स हैं। वो पहले 2 डिजिट हमेशा स्टेट कोड के लिए रहेगा। देन उसके बाद ये तुम्हारा पैन आएगा, जो बंदा जो पर्सन रजिस्टर कर रहा है खुद को अपने आप को जीएसटी के अंदर, तो उसका खुद का पैन नंबर या उसके कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का जिस नाम पे वो जीएसटी नंबर ले रहा है वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा, पैन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो टोटल कितने डिजिट हो गए, ये पैन नंबर कितने डिजिट का होता है, 10 डिजिट का होता है, तो 10 डिजिट का पैन नंबर आ गया। पहले 2 डिजिट स्टेट कोड ने ले लिया तो टोटल 12 डिजिट का तो काम हो चुका है। ठीक है, अभी कितना डिजिट बाकी रहा, 3 डिजिट। 3 डिजिट में से ये लास्ट वाला डिजिट बात करूं तो चेक सम डिजिट, मतलब एक रैंडम नंबर वहां पे रिफ्लेक्ट होते रहेगा। ठीक है, मतलब एक रैंडम नंबर आ जाएगा, फिक्स रहेगा, जो मिल गया। वो क्या हो सकता है फिक्स अपने को मालूम नहीं है, लेकिन और ये जेड एक अल्फाबेट है, वो भी बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। तो लास्ट का 2 डिजिट का बात किया, जेड एंड 5 दैट इज बाय डिफॉल्ट एक अल्फाबेट आएगा, बाय डिफॉल्ट एक नंबर आएगा। और 13th पोजीशन पे भी एक नंबर मिलेगा कि तुम्हारे पर्टिकुलर स्टेट के अंदर तुम इस पैन बेसिस पे कितने सारे जीएसटी के रजिस्ट्रेशन लेके बैठे हो। ओके, तो तुम्हारे नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि तुमने 5 से 6 रजिस्ट्रेशन लेके बैठे ये सेम पैन के ऊपर ऑल इंडिया बेसिस पे, तो जाके यहाँ पे तुम्हारा 5 to 6 जो भी है नंबर वो डिफेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा एक जीएसटीएन अपने को अलॉट हो जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से जब भी अपन अपने आप को रजिस्टर कराएंगे जीएसटी एक्ट के तहत। ठीक है, ये जीएसटीएन नंबर रहते हैं, जब भी जीएसटी नंबर अपने पास रहेगा तभी जाके अपन इनवॉइस बना पाएंगे, तभी जाके इनवॉइस में जीएसटीएन अपने को रिफ्लेक्ट करना कंपलसरी होता है। विदाउट जीएसटीएन कभी तुम जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते हो। तो जैसे अपन खुद को रजिस्टर कराते हैं, गवर्नमेंट अपने को विद इन 2 to 3 डेज क्या अलॉट कर देता है, जीएसटीएन, जो कितना डिजिट का रहेगा, 15 डिजिट का रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से एकेडमिक वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जीएसटीएन नंबर निकाला कैसे जाता है, मिलता कैसे, तो देखते हैं आगे। ओके, तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अपने को लेना पड़ेगा। कौन है जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल है, किसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है बिजनेस, पढ़ना मेरे साथ, बिजनेस हुज टर्नओवर। अब ये टर्नओवर का क्या मतलब है, तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर, फर्स्ट सेशन के अंदर, ओवरव्यू वाले सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था एक टर्म दैट इज एग्रीगेट टर्नओवर। याद है क्या, ऑल इंडिया बेसिस पे हैविंग सेम पैन बोलता है तुम्हारा जो भी टैक्सेबल सप्लाई है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, ओके, ये जीरो रेटेड सप्लाई, वो सब तुम क्या करो, ऐड करो। ओके, ये तुम लोग को क्या मिल जाएगा, एग्रीगेट टर्नओवर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है, तो ये एग्रीगेट टर्नओवर चेक करने का कितना होना चाहिए, एक्सीड कर जाना चाहिए 40 लाख। कितना एक्सीड कर जाना चाहिए, 40 लाख। अभी जो मेरे से ऑलरेडी जीएसटी सीखे हुए जीएसटी, लास्ट ईयर में हमने जीएसटी पढ़ा, तो लोग को लिमिट 20 लाख का था। कितने का लिमिट था, 20 लाख। ये लिमिट एक्सटेंड कर दिया है गवर्नमेंट ने, अमेंडमेंट लाके 40 लाख हो चुका है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल 19 से एप्लीकेबल अमाउंट इज 40 लाख। एकेडमिक्स में लास्ट ईयर को पढ़ने के लिए अपने पास 20 लाख का लिमिट था, लेकिन अभी 40 लाख कर दिया गवर्नमेंट ने, वो लिमिट एनहांस कर दिया है। तो जिसका भी बिजनेस का टर्नओवर टोटल सेल्स, ठीक है, कितना हो जाता है, बोलता है 40 लाख क्रॉस कर जाता है, उस बंदे ने क्या लेना चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, वो लायबल हो जाएगा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए।
ओके फिर ये ब्रैकेट में क्या लिखा ₹10 लाख फॉर एनई यानी क्या नॉर्थ ईस्टर्न ओके एंड हिल स्टेट्स उनके लिए बोलता है ये लिमिट 40 लाख नहीं 10 लाख की पहले भी 10 लाख था अभी भी 10 लाख ही रखा। अभी ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होते कौन से ये हिल स्टेट्स होते कौन से जैसे कि मणिपुर मिजोरम देन तुम्हारा मेघालय आसाम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड सिक्किम ये सब सेवन सिस्टर्स भी इनको बोला जाता है तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मालूम ही होनी चाहिए ये हिल स्टेट्स बोलता है इन जगह पे आज भी हमने लिमिट कितना रखा है 10 लाख से रखा है जो पहले भी था आज ये तो गवर्नमेंट ने कौन सा लिमिट अमेंडमेंट लाके चेंज किया जो 20 लाख था उसको 40 लाख कर दिया 20 लाख इज बिकम्स 40 लाख ठीक है। तो फिर से एक बार क्या पॉइंट पढ़ लेते हैं अपन क्या पॉइंट पढ़ रहे समझो जरा जीएसटी कौन लेने के लिए लायबल बन जाता है किसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए बोलता है जिसका बिजनेस का टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर कितना क्रॉस हो जाएगा 40 लाख और स्पेशल स्टेट के केस में कितना बोला 10 लाख इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एज अ नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन तू बोलता है नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन के माफिक रजिस्टर हो जा दिस प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कॉल्ड एज जीएसटी रजिस्ट्रेशन ठीक है वो ठीक है सर। सेकंड फॉर सर्टेन बिजनेसेस रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज मैंडेटरी बोलता है कुछ बिजनेसेस के लिए हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करके रखा है फिर हम लोग ये नहीं चेक करेंगे तो कौन से स्टेट में बैठा ये नहीं चेक करेंगे कि तेरा टर्नओवर कितना क्रॉस हो चुका है तेरा टर्नओवर कितना है कुछ बिजनेसेस के लिए हम कंपलसरी बोलेंगे मैंडेटरी बोलेंगे कि तू जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही चाहिए तो ऐसे कौन है बोलता है इफ द ऑर्गेनाइजेशन कैरीज ऑन बिजनेस विदाउट रजिस्टरिंग अंडर जीएसटी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होनी चाहिए मैंडेटरी होनी चाहिए या ये एलिजिबिलिटी टर्नओवर के क्राइटेरिया के हिसाब से होनी चाहिए लेकिन अगर वो खुद को रजिस्टर नहीं करती है तो बोलता है विदाउट रजिस्टरिंग अंडर जीएसटी तो बोलता है ये ऑफेंस कहलाएगा ये तो फिर गवर्नमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उस पर्सन के ऊपर हेवी पेनल्टीज चार्ज कर सकता है ठीक है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कितना टाइम लेगा बोलता है यूजुअली टेक्स बिटवीन 2 to 6 वर्किंग डेज ऑनलाइन निकाला जाता है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन 2 से 6 दिन बोला जाता है लिखने के लिए लिखा है 2 से 6 दिन 10-12 दिन 15 दिन भी एक्सटेंड हो सकता है अगर तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम हो जाता है ठीक है डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है तो ऑफिसर आपको रिप्लाई भेजेगा कि ये डॉक्यूमेंट बराबर नहीं है इधर थोड़ा डाउट लग रहा है नए से एप्लीकेशन सबमिट करो तो वो सब चीजों में एक्सटेंड हो जाएगा लेकिन नॉर्मली टाइम थोड़ा क्विक रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी रखते हैं उन्होंने 2 to 6 वर्किंग डेज में कुछ केसेस में अलाउड हो भी जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो एक बार फिर से समराइज करूं तो क्या बोला मैंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन लेने का है ठीक है कोई ऑफलाइन प्रोसीजर बिल्कुल रखा नहीं है पूरा का पूरा प्योर ऑनलाइन सिस्टम है सब चीजें ऑनलाइन हो चुकी है सब डॉक्यूमेंट सब अपलोड करो ऑनलाइन अपलोड करो कोई वेरिफिकेशन के लिए एक्चुअल फिजिकल डॉक्यूमेंट किधर लेके जाने की बिल्कुल भी जरूरत होती नहीं है। जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए हकदार है लायबल है लेकिन वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा है तो उसके ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे बोलते हैं पेनल्टीज लगाएंगे ठीक है उसके खिलाफ ऑफेंसेस चालू हो जाएंगे। और किसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए बोला तो पहले तो मैंने नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन के लिए बोला हुआ है कि जिसका टर्नओवर का लिमिट 40 लाख क्रॉस हो जाता है फॉर ऑल स्टेट्स और फॉर स्पेशल स्टेट्स 10 लाख क्रॉस हो जाता है उसने क्या करना चाहिए जीएसटी में अपने आप को खुद को रजिस्टर करवाना चाहिए। लेकिन हाँ गवर्नमेंट बोलता है कुछ बिजनेसेस वालों को हम लोग खुद से मैंडेटरी बोलेंगे कि तू रजिस्टर्ड हो जा फिर तेरा टर्नओवर कितना है क्या वो हम लोग को मैटर नहीं करता ठीक है। तो वो कौन से लोग हैं वो धीरे धीरे आगे आएगा तभी नेक्स्ट टाइम पे बात करते हैं ओके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं कौन है वो लोग जो पर्सन्स जो लायबल है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो जैसे आपने अभी बात किया 40 लाख टर्नओवर वाले तो सबसे पहले वो उस पे बात उस पे आता हूं। पहले ये मैंने ओवरव्यू लेक्चर में भी ये चीज डिस्कस किया हुआ बोलता है इंडिविजुअल्स रजिस्टर्ड अंडर द प्री जीएसटी लॉ मतलब एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर जो जब भी इनडायरेक्ट क्या था अपना फर्स्ट सेशन के अंदर मैंने बोला अगर अच्छे से तुमने वीडियो सेशन देखा हुआ तो पहले क्या कोई अपने पास इनडायरेक्ट टैक्सेस था तो जीएसटी है कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस के रिप्लेसमेंट में आया हुआ है ना जैसे कि वैट एमवैट महाराष्ट्र के लिए एमवैट था देन सेंट्रल से टैक्स था एक्साइज ड्यूटी था तो ये सब कुछ एंटरटेनमेंट टैक्स था एजुकेशन सेसेस थे तो ये सब को रिप्लेसमेंट में लाते हुए हमने जीएसटी लाया तो वो सब लोगों का क्या जो पहले से उन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड थे तो बोलता है उन लोगों को कंपलसरी तुम्हारा टर्नओवर हम लोग चेक नहीं करेंगे कंपलसरी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए। तो वो पर्सन है जो इंडिविजुअल जो ऑलरेडी क्या थे रजिस्टर्ड थे किधर प्री जीएसटी लॉ के अंदर जीएसटी आने के पहले 1 अप्रैल 17 के अंदर जो भी लॉस थे उसके अंदर तुम ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे तो जीएसटी के अंदर भी तुम्हें रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए। यू आर लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन टर्नओवर डजंट मैटर
ओके नेक्स्ट क्या लिखा है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, सीटीपी। ये क्या होता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, एक बार फिर से बोलना चाहता हूं मैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन यानी क्या, याद करते हो तो कोई एक इवेंट अपने को ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं, महाराष्ट्र स्टेट में मेरा बिजनेस है, लेकिन मुझे इवेंट ऑर्गेनाइज करने में किसी और स्टेट में जाने का है, या फिर महाराष्ट्र में मैंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल भी नहीं हूं। हाँ, लेकिन किसी और स्टेट में अगर मुझे वो इवेंट ऑर्गेनाइज करने का है, मुझे कुछ प्रोडक्ट्स डिस्प्ले में रखने का है और उधर जाके बेचने का है, तो गवर्नमेंट मेरे को बोलता है तू जिस टाइम पीरियड के लिए वो इवेंट करने वाला है ना, वो इवेंट का जो तेरा टाइम पीरियड रहेगा, उस टाइम पीरियड के लिए तूने क्या करना चाहिए, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए। ठीक है, फिर 15 दिन का इवेंट रहेगा तो 15 दिन के लिए तू जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले, उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो सब सबमिट करो, रजिस्ट्रेशन ले लो। तो ऐसे रजिस्ट्रेशन को अपन क्या बोलेंगे, क्या मेरा नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है, क्या मैं इसको सालों साल एक बार रजिस्ट्रेशन लिया तो उसको कंटिन्यू करते रहूंगा, नहीं, मैंने उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन लिया हो तो ऐसे रजिस्ट्रेशन को अपन क्या बोलेंगे, ऐसे टैक्सेबल पर्सन को जो रजिस्टर्ड हुआ पर्टिकुलर इवेंट के लिए उस बंदे को क्या बोलेंगे, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोलेंगे, सीटीपी बोलते आऊंगा मैं हमेशा, शॉर्टकट में सीटीपी बोलते रहूंगा। ठीक है, देन आगे नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, सेम कोई एनआर है, नॉन रेसिडेंट है, इंडियन रेसिडेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन वो इंडिया के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसकी वजह से वो सप्लाई के गुड्स के या कोई ना कोई डेफिनेशन के अंदर अटक रहा है। ओके, तो जिसके वजह से उसको इंडिया के अंदर जीएसटी अट्रैक्ट हो रहा है, तो हम उस नॉन रेसिडेंट को भी बोलेंगे भाई तू रजिस्टर्ड हो जा, तो उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, उस रजिस्ट्रेशन का नंबर उसको मिलने के बाद उस नॉन रेसिडेंट पर्सन को अपन बोलना चालू करेंगे नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, दैट इज एनआरटीपी। क्या बोलने का, एनआरटीपी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी ये दो केसेस में मेरे को बताओ, ये जो भी दो बुलेट पड़े हमने, क्या उसके अंदर हमने ये चेक किया कि उसका टर्नओवर क्या है, वो कौन से स्टेट में क्या, कुछ नहीं चेक किया। ओके, टर्नओवर तेल लेने का 40 लाख क्रॉस होता है या 10 लाख क्रॉस होता है, अगर तू प्री जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड था तो जीएसटी के अंदर भी रजिस्टर्ड हो जा। ओके, अगर तू सीटीपी है रजिस्टर्ड हो जा, अगर तू एनआरटीपी है रजिस्टर्ड हो जा। मैं जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूं उसमें 40 लाख का टर्नओवर क्रॉस होने भी वाला नहीं है, 5 लाख का भी टर्नओवर क्रॉस हो जाता है तो भी तुझे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। क्लियर है ये, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बढ़ते हैं, करके बात करते हैं। फिर क्या लिखा है, एजेंट्स ऑफ अ सप्लायर एंड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये क्या चीज है अभी, मैं किसी का एजेंट बन के काम कर रहा हूं, मैं किसी सप्लायर से माल लेता हूं और जाके किधर तो बेचता हूं, तो बोलता है, और या फिर मैं आईएसडी हूं, आईएसडी यानी क्या, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ये क्या चीज होता है, मुझे इसके ऊपर अलग से बोलना पड़ेगा। अभी शॉर्ट में बोलूं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर तो समझो एक कोई तो अपना मेन हेड ऑफिस है। ओके, हेड ऑफिस एक किसी एक स्टेट में एस्टैब्लिश है, बाकी ब्रांचेस मेरे अलग अलग स्टेट्स के अंदर है, तो उन ब्रांचेस के अंदर मैं सिर्फ सप्लाई करता हूं और हेड ऑफिस के अंदर मेरे पास कंट्रोल है, तो सिर्फ परचेस का एक्टिविटी यहाँ पे होता है, मैं यहाँ पे गुड्स परचेस करके उनको ट्रांसफर करते रहता हूँ। ओके, सपोज ऐसा वाला कोई केस है, तो इस केस में क्या होता है, मैं परचेस किया हूं मतलब मेरे को ही आईटीसी मिलता है। आईटीसी क्या होता है, ये एक अलग से बात करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आईटीसी एज अ आईएसडी, बस अभी के लिए इतना समझो कि जो हेड ऑफिस होता है ना, हेड ऑफिस को एज ए न्यू रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है आईएसडी वाला, दैट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाला। ठीक है, ये क्या होता है अभी मैं नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है, एक लेक्चर में इसके ऊपर भी बना दूंगा, आईटीसी चैप्टर्स के ऊपर, उसके अंदर सब डिटेल में बात करेगा। अभी के लिए बस इतना समझ लो, अगर तू आईएसडी है तो तुझे कंपल्सरी रजिस्टर्ड हो जाना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर या पर्सन हु सप्लाइज वाया ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स एग्रीगेटर, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर बोलो या ई कॉमर्स एग्रीगेटर बोलो, बात एक ही है। ठीक है, इको करके एकेडमिक्स बुक्स के अंदर वर्ड यूज होता है, इको शॉर्टकट के अंदर मैं इको बोलते रहूंगा, ईसीओ दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, तो क्या लिखा है, जो खुद इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एग्रीगेटर है वो और जो उसके वाया बिजनेस कर रहा है वो, दोनों पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कंपल्सरी। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, ये एक एडवांटेज है उन पर्संस के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू अपना बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अमेज़न पे अगर कोई डीलर खुद को रजिस्टर्ड करवाना चाहता है ना, तो उसको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। और ये खुद अमेज़न ये एक ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर है, तो बोलता है उसको भी क्या करना पड़ेगा, खुद को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, सिर्फ अमेज़न ऐसा नहीं, ओके, जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स है, शायद आपको समझ में आ रहा है क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, जिनका खुद का वेबसाइट है, जिसके थ्रू वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली शॉपिंग जहाँ पे पॉसिबल होता है, या तुम ओला उबेर का एग्जांपल ले लो। ठीक है, तो कोई सर्विस है जो आपको इलेक्ट्रॉनिकली अवेल हो जाती है, तो वो सब चीजें
क्या बोलेंगे अपन उन सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर बोलेंगे, और उनको भी क्या होना चाहिए, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। और जो उन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू खुद को रजिस्टर करवाना चाहता है उसको भी पहले क्या करना पड़ेगा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, बिजनेस विद टर्नओवर, तो हमने अभी पीछे पढ़ के आए, बिजनेस विद टर्नओवर अबव द थ्रेशोल्ड लिमिट। क्या थ्रेशोल्ड लिमिट डाल के रखा गवर्नमेंट ने, 40 लाख। पहले कितना था, 20 लाख, अभी 40 लाख हो चुका है। तो नए सिलेबस के हिसाब से 40 लाख याद रखना। रुपीज 10 लाख फॉर द गेन बिल लिखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट और J&K, SP एंड उत्तराखंड एज वेल। ओके, तो ये 4 स्टेट्स J&K, SP एंड हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ये तीन स्टेट तो है ही, और साथ में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, मतलब जिनको सेवन सिस्टर बोला जाता है, जस्ट थोड़ा टाइम पहले बोला था, याद कर लेना इसको। क्या बोला था हमने, मिजोरम, मेघालय, तुम्हारा आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, ये सब चीजें। ओके, तो उनके लिए कितना, उनको स्पेशल स्टेट बोलेंगे, और उनके लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी 10 लाख। तो इनके लिए सिर्फ इन स्टेट के लिए लिमिट रखा हुआ है 40 लाख, और स्पेशल स्टेट के लिए रखा है 10 लाख का। और अगर तू ऊपर के कैटेगरी में बढ़ता है तुझे तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेने का। फिर क्या लिखा हुआ है, दोस्त पेइंग टैक्स अंडर आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये बस मैंने टर्म्स क्या होता है मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला, ओवरव्यू लेक्चर के अंदर, अभी डिटेल में समझ। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब गवर्नमेंट एक नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है ये भी बोला मैंने, जिस सप्लायर के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि रिसिपिएंट से जीएसटी वसूल करे और जाके उसको गवर्नमेंट को पे करे। लेकिन अंडर आरसीएम, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट जो अपने पास ऑब्लिगेशन रखेगा जीएसटी गवर्नमेंट को पे करने का। ओके, तो वो होता है इस रिवर्स, इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, क्योंकि ट्रांजैक्शन रिवर्स में हो रहा है, क्योंकि 99% केसेस के अंदर सप्लायर के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है, लेकिन आरसीएम के अंदर हमने सिर्फ किसके ऊपर, रिसिपिएंट के ऊपर ऑब्लिगेशन डाल के रखा है, इसके लिए उसको नाम भी देख के रखा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो बोलता है उन लोगों को कंपल्सरी होना है, तुम्हारा टर्नओवर मैटर नहीं करता। फिर अगर तू कोई ऐसा गुड्स, ऐसे सर्विसेज जो गवर्नमेंट ने नोटिफाइड की है, अगर वो तो अवेल कर रहा है, तो जाके तुझे कंपल्सरी क्या करना पड़ेगा, एज आरसीएम खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तेरा लिमिट नहीं देखेंगे, ठीक है, टर्नओवर नहीं चेक करेंगे, तू कौन है, तू कौन से स्टेट में बिजनेस कर रहा है। देन आगे, पर्सन सप्लाइंग द ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज, OIDAR जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो OIDAR के थ्रू जो भी पर्सन है वो उसको कंपल्सरी क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर खुद को कर लेना पड़ेगा। तो ये कुछ लोग हैं जो कंपल्सरी लायबल है, और एक टर्नओवर वाला लिमिट है। सिर्फ टर्नओवर के बेसिस पे लोग सिर्फ टर्नओवर याद रख लेते हैं, 40 लाख के तो इश्यूज नहीं, ऐसा नहीं है। 40 लाख वाला तो है ही, दिस इज फॉर ऑल बिजनेसेस। बट अगर तू ये कैटेगरी छोड़ के किसी बाकी कैटेगरीज में बैठता है तो तेरा टर्नओवर मैटर नहीं करता, तुझे लायबल पर कंपल्सरी रजिस्टर हो जाना है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, पर्सन्स लायबल के बाद फिर अगर किसी बंदे, ये जो लायबल पर्सन है अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं लेते तो क्या, तो गवर्नमेंट जैसे कि पिछले साइड पे बोला मैंने, उनके ऊपर पेनल्टीज ठोकेगा, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन, उनके खिलाफ केसेस चालू हो जाएंगी। तो क्या पेनल्टीज उनको बेयर करनी पड़ेगी, देखते हैं क्या पेनल्टीज वो बेयर करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, पढ़ पा रहे हो तुम, एन ऑफेंडर नॉट पेइंग द टैक्स, कोई जो पर्सन जो लायबल था पिछले साइड के हिसाब से, अगर तो टैक्स नहीं पे करता है या पे करता है लेकिन कम पे करता है, और मेकिंग शॉर्ट पेमेंट, पढ़ रहे हो ना, बोलता है नॉट पेइंग टैक्स, अगर टैक्स भर ही नहीं रहा है या तो शॉर्ट पेमेंट कर रहा है, लेकिन जेन्युइन एरर है, मतलब वो खुद से नहीं कर रहा है, ठीक है, वो कोई तो रीजन रहेगा जिसकी वजह से वो नहीं पे कर पाया या पूरा नहीं पे कर पाया, तो बोलता है उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगा 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट। जितना तूने टैक्स कम भरा ना, या जितना टैक्स तूने नहीं भरा ना, उसका 10% एज अ पेनल्टी के तौर पे गवर्नमेंट मांग के रहेगा। कितना, सिर्फ 10%, ज्यादा नहीं, क्योंकि रीजन जेन्युइन है ना, जेन्युइन रीजन है। अमाउंट ड्यू सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ ₹10,000, और वो कम से कम पेनल्टी 10,000 का लग के रहेगा, ऐसा नहीं 10,000 से कम, मिनिमम 10,000 लिखा है, ये अच्छे से देखना, मिनिमम 10,000। ये क्या चीज है, मिनिमम 10,000 यानी क्या, मतलब समझो अगर मैंने 20,000 का टैक्स कम भरा तो 20,000 का 10% कितना हो जाता है, सिर्फ 2,000। तो गवर्नमेंट मेरे से 2,000 का पेनल्टी लेगा क्या, नहीं, बोलता है 2,000 और 10,000 दोनों में से जो मिनिमम 10,000 लेके देगा, यानी 10,000 का पेनल्टी तो भरना पड़ेगा। कितना, मिनिमम 10,000 का। ये कौन से रीजन के लिए मैंने बोला था, कौन से एरर्स के लिए, कौन से मिस्टेक्स के लिए, जेन्युइन मिस्टेक्स के लिए। अभी आगे बढ़ता है, अगर कोई पर्सन है जो डेलिबरेटली खुद से नहीं भर रहा है तो क्या करने का, खुद से टैक्स का अमाउंट पे नहीं कर रहा है, तो देखो क्या बाजी चीज लिखा हुआ है, द पेनल्टी विल बी एट 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट। जितना टैक्स तूने नहीं भरा ना, उसका 100% टैक्स तो लेके रहेंगे तेरे से, और सेम उतना ही अमाउंट ऑफ क्या चार्ज करेंगे तेरे ऊपर, पेनल्टी। जितना तूने टैक्स ड्यू किया है, जितना भरा नहीं, उसका 100% पेनल्टी लगा के रखेंगे। ओके,
When the offender has deliberately evaded paying tax, अगर वो खुद से क्या कर रहा है, टैक्स नहीं भर रहा है, जानबूझ के गवर्नमेंट का रेवेन्यू नुकसान लॉस हो रहा है, तब जाके गवर्नमेंट 100% का पेनल्टी मारेगा। कितने का? 100%। और अगर तुम एक्सटेंड कर देते हो, जेन्युइन रीजन था, इसके लिए मैं नहीं भर पाया लेकिन मैं अभी भरने के लिए रेडी हूं, तो अभी भर, और सिर्फ 10% का क्या भर, पेनल्टी भर। पेनल्टीज क्लियर है? ये 10% याद रखना, मिनिमम 10,000 याद रखना, और डेलिबरेटली के केस के अंदर 100% याद रखना, एग्जाम में काम आएगा। अभी ये सब तो हमने पेनल्टीज पे बात किया, अभी बात करते हैं क्या बेनिफिट है एक पर्सन को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लेने के बाद। मतलब एक ओवरव्यू के अंदर हमने बोला था कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कोई पर्सन है जो वॉलंटरली भी ले सकता है ना, वॉलंटरली खुद से, जिसका टर्न और लिमिट क्रॉस नहीं होता, या फिर पीछे बोले हुए हिसाब से वो कोई एनआरटीपी नहीं है, वो कोई सीटीपी नहीं है, वो कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है, या कोई वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बिजनेस नहीं कर रहा है, ठीक है, या उसका टर्न और क्रॉस नहीं हो रहा है, ना ही 40 लाख, ना ही वो स्पेशल स्टेट में बैठा भी है तो भी टर्न और उसका 10 लाख से क्रॉस नहीं होता, तो कोई ऐसा बंदा है जो कोई भी कैटेगरी में मैच नहीं करता है, फिर भी किसी को अगर रजिस्ट्रेशन लेना है तो क्या वो ले सकता है? तो हाँ, ले सकता है। ऐसा हमने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करके कुछ चीज सुना था तुमने, अगर याद है तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अगर कोई बंदा ले लेता है या कंपलसरी भी खुद से रजिस्टर हो जाता है, तो फिर उसके लिए क्या एडवांटेजेस है, चलो देखते हैं क्या एडवांटेजेस है, क्या बेनिफिट्स है। अगर कोई बंदा क्या हो जाता है, खुद को रजिस्टर करवा लेता है, तो बोलता है उसको आईटीसी मिलेगा, ठीक है, ये थोड़ा टाइम बाकी रखो, क्या है आईटीसी मिलेगा मैं बोलता हूँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है बोलूंगा। यहाँ पे लिखा है मेक इंटरस्टेट सेल्स विदाउट द रिस्ट्रिक्शंस, वो बंदा इंटरस्टेट सेल्स कर पाएगा। वैसे मैं बोलूं, एक बात बोलूं, बेनिफिट के तौर पे ये पॉइंट उन्होंने ऐड करके रखा, लेकिन अगर कोई बंदा अगर इंटरस्टेट सेल करता है ना, इंटरस्टेट सेल यानी क्या, इंटर ऐसे कुछ पढ़ाता है, तो इंटरस्टेट सेल यानी क्या, आउटसाइड द स्टेट, अपना स्टेट छोड़ के तू बाहर जाके अगर बिजनेस कर रहा है, सेल्स करता है, तो वैसे तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने के लिए बोलती है गवर्नमेंट। तो ये यहाँ पे बेनिफिट के तौर पे रिवर्स करके पॉइंट डाल के रखा है कि अगर तुम रजिस्ट्रेशन ले लेते हो तो तुम लोग इंटरस्टेट सेल आराम से कर पाओगे। चलो ठीक है, फिर रजिस्टर एंड ई कॉमर्स वेबसाइट, अभी थोड़ा टाइम पहले पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स यानी अमेज़न पे अगर आपको रजिस्ट्रेशन होना है तो तुझे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी बनता है। तो बोलता है तू अपना बिजनेस को एक्सपेंशन लेवल पे लेके जाएगा, थोड़ा ऑनलाइन कराएगा, तो बोलता है ई कॉमर्स वेबसाइट पे तो आराम से रजिस्टर हो सकता है, अगर तूने क्या लेके बैठा है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेके बैठा है। चलो ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, बोलता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिलेगा कंपेयर टू अदर बिजनेस, ठीक है, तेरा बिजनेस एक्सपेंशन लेवल पे जा सकता है, तेरे बिजनेस का स्कोप बढ़ सकता है, ठीक है, मार्केट तू बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर सकता है, तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ही हो गया ना तुम्हारा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लेने से कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस भी आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पार्ट, ओके, इसमें और कुछ है नहीं ज्यादा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन ये थ्योरी चैप्टर एक है, एकेडमिक्स वालों के लिए बोल दो अच्छे से, तो ये थ्योरी चैप्टर है, इसको बार बार सुनते रहना, रजिस्ट्रेशन की है क्या केसेस है, क्या टर्म्स है, वो कौन कौन पर्सन है, वो अच्छे से याद कर लेना, बहुत काम आएगा। ओके, तो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।